My dear students of class 12th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your political science teacher, presently posted as lecturer at Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today, I am going to discuss with you the second part of my previous chapter that we are discussing since last couple of weeks, entitled as Alternative Centers of Economic and Political Power. जैसा आप जानते हैं, इस चैप्टर के तहत हमने अभी तक दो अल्टरनेटिव पावर्स डिस्कस किए हैं. यूरोपियन यूनियन as an alternative center of economic and political power in the world, और इसके साथ ही साथ हमने आसियान भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर इन द वर्ल्ड भी डिस्कस किया है. क्योंकि हमारे इस चैप्टर की जो थर्ड लेग है, हमारे सिलेबस में 3 अल्टरनेटिव पावर्स दिए गए हैं. 2 तो अब तक हमने डिस्कस किए हैं. The third we are going to discuss with you today, China as an alternative center of economic and political power in the world. आज हम चाइना को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आपका क्वेश्चन बनता है, इम्तिहान में पूछने के लिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिन चीजों पर हम आज बात करने जा रहे हैं, उसका मौजू इस तरह बनेगा, एक्सप्लेन द फैक्टर्स. या मैं लिखूंगा क्वेश्चन हमारा जैसा आज बनता है ना, जिस पर हम बात करेंगे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स. एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. आप जानते हो, दुनिया में यूनिपोलरिज्म का आफ्ताब तुलू हुआ इन 1991 में विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम और सोवियत यूनियन. अब इस यूनिपोलरिटी को काउंटर करने के लिए, दुनिया में इम्बैलेंस पावर को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी स्टेट हैं जो दुनिया की हैं, ममालिक हैं. इन्होंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाई. उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की बहुत बड़ी कोशिश की ताकि एक अल्टरनेटिव मुतबादिल दुनिया में वजूद में आ जाए जो यूनिपोलरिज्म का काउंटर करने के लिए मौजू. इसके तहत यूरोपियन कंट्रीज ने भी एक यूनियन बनाई, यूरोपियन यूनियन के नाम से. आसियान की भी एक इंटरनेशनल फोरम वजूद में आया. साथ ही साथ चाइना ने अपने बल पर अपने आप को डेवलप करने की बहुत बड़ी कोशिश की ताकि दुनिया में मुस्तकबिल करीब में वो एक अल्टरनेटिव के तौर पर अमेरिका के सामने आ जाए. जैसे आप जानते हो, after the disintegration of Soviet Union in 1991, it looked as the world has become unipolar. जैसा 1991 में USSR, जिसको हम तब तक कह रहे थे 1991 तक, जब तक उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई थी, जो सोवियत सिस्टम था दुनिया में, ये डिसइंटीग्रेट होता है, इनकी इकोनॉमी शटर्ड हो जाती है. और 1991 में 1991 में यह बिखर जाता है सोवियत सिस्टम. उस वक्त दुनिया को पूरा लग रहा था शायद दुनिया अब यूनिपोलर की तरफ जा रहा है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट सो. लेकिन जैसा दुनिया ने फोरकास्ट किया था कि बाइपोलरिटी खत्म होने के बाद दुनिया सिर्फ यूनिपोलर बन के रहेगा, हकीकत में ऐसी बात नहीं थी. क्यों नहीं थी? इसके भी फैक्टर्स हैं.
China is growing as a great power. जब कोई दुनिया में मुतबादिल पावर ग्रो होता है, ये बड़े पावर जो ऑलरेडी दुनिया में मौजूद हो, उसका काउंटर करने के लिए ये एक काउंटर करने वाला एक मुल्क बनता है, एक ब्लॉक बनता है. In economic sphere, China's economy is growing very fast. हर मुल्क की आज़ादी तब तक सही सलामत रहती है जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस मुल्क में हो. इक्तिसादी आज़ादी के बगैर सियासी आज़ादी भी नामुमकिन होती है. तो चाइना ने कंसंट्रेट करना शुरू किया इकोनॉमिक फील्ड पर. इसकी जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ने लगी, ग्रोइंग वेरी फास्ट. जैसे ये बढ़ रही है आज भी, इट इज प्रोजेक्टेड to overtake the USA as the world's largest economy by 2040. 2040 तक कहा जा रहा है ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और ये ओवरटेक कर लेगा, पीछे छोड़ देगा अमेरिका की इकोनॉमी. लेकिन अब आप जानने की कोशिश करेंगे कैसी ये इकोनॉमी बढ़ गई, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे चाइनीज इकोनॉमी को राइज मिला दुनिया में. इसके लिए चंद बातें हम ज़हन में रखेंगे. आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक चाइना in 1949, after the inception of People's Republic China in 1949, Soviet model of economy was followed. सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि 1949 को जब इंसेप्शन हुई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जब यह वजूद में आ गया एक रिपब्लिक कंट्री के तौर पर 1949 में, उस वक्त इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इन्होंने सोवियत मॉडल को अपनाना शुरू किया. क्योंकि सोवियत यूनियन सोशलिज्म का अलमबरदार था, कम्युनिज्म का अलमबरदार था, और यही पैटर्न चाइना ने भी इख्तियार किया. चाइना की लिंकेज बनती है. चाइना भी एक ये सोशलिस्ट कंट्री है. चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री के मूड पर जा रहा है. और इन्होंने इसी सब मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो किया. इसके तहत क्या हुआ? प्लानिड एंड स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी फॉलो. सोवियत सिस्टम में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है. सोवियत यूनियन में प्लानिड इकोनॉमी है. प्लान बनाए जाते थे फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 years. जैसे हमारे मुल्क में भी 5 सालाना प्लान, 5 years प्लान डिवाइस किए जाते हैं. 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता है. यह भी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मॉडल ने सोवियत यूनियन से ही लाया. मुल्क को डेवलप करने के लिए 5 साल से पहले ही ये जो प्रायोरिटीज है इनका एक नक्शा खींचा जाता है. एजुकेशन के लिए हम कितना खर्च करने जा रहे हैं विद द नेक्स्ट 5 years, इसको प्लानिंग कहते हैं. ये प्लानिंग का मॉडल चाइना ने भी फॉलो किया. और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी वहां थी. स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट वहां पे एब्सेंट था पहले पैर. लेकिन सोवियत यूनियन स्टेट कंट्रोल्ड और प्लानिड इकोनॉमी से डिसइंटीग्रेट हुआ. यह एक ब्लॉक के तौर पर दुनिया में वजूद में आ चुका था. सोशलिस्ट ब्लॉक, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को दुनिया पर फैलाना चाहता था. और इसका दूसरा राइवल जो था ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, या जिसको हम वेस्टर्न ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं आज भी. ये ब्लॉक आज भी मौजूद है. वहां ओपन ट्रेड, फ्री ट्रेड का कंसेप्ट मौजूद था. कंपटीशन वहां पे था. नतीजा यह निकला, उस इकोनॉमी को फ्लोरिश करने में बड़ी मदद मिली. जो प्लानिड और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी सोवियत सिस्टम की, ये उस इकोनॉमी को फ्लोरिश करने में नाकाम रहता.
नतीजा ये निकलता, डिसइंटीग्रेशन होती है सोवियत यूनियन का। ये चाइना भी देख रहा था। चाइना ने इस मॉडल को तब्दील करना शुरू किया। बट इन 1970 द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस। बड़े फासले लिए गए। अब यू टर्न लिया गया, डाइवर्शन किया गया। कौन सा डाइवर्शन? इट एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद यूएसए। क्योंकि इसकी अच्छी बनती थी सोवियत यूनियन के साथ, वही मॉडल इसने अपने मुल्क में भी अपनाया था। लेकिन सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन और सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी फ्लोरिश नहीं हो रही थी, इसका मजा चखा चाइना ने अपनी आइसोलेशन, सियासी और इक्तिसादी आइसोलेशन जो इसकी थी अमेरिका के साथ, क्योंकि वहां पे ये कैपिटलिज्म का कंसेप्ट मौजूद था। अब ये आइसोलेशन चाइना खत्म कर देता है। ये अपनी रिलेशन बढ़ाता है अमेरिका के साथ। इस रिलेशन का यह मतलब है ये कैपिटलिज्म का साथ देने पर मजबूर होता है। इतना ही नहीं, इन 1972 चाइनीज प्रीमियर जियो एनली प्रपोज्ड द फॉर मॉडर्नाइजेशन। 1972 में उस वक्त के चाइनीज के जो प्राइम मिनिस्टर थे एनली, 4 बड़े शोबों में ये जदीद कारी का एक नारा देता है। ये रिफॉर्म्स का ऐलान करता है। किसमें? एग्रीकल्चर में भी। एक मुल्क की इक्तिसादियात में एग्रीकल्चर बैकबोन के तौर पर लिया जाता है। ये बैकबोन है एग्रीकल्चर। इसको कहते हैं प्राइमरी जो बेस होती है एक मुल्क की इकोनॉमी की, वो एग्रीकल्चर पर मुनहसर होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो 1972 में चाइना में रिफॉर्म्स का ऐलान किया जाता है। 4 बड़ी रिफॉर्म्स का ऐलान किया जाता है, 4 जदीद कार्यों का ऐलान किया जाता है। इसमें एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री। अब ये एक किस्म का यू टर्न चाइना ले रहा था प्लैनेट और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से। आप इन चीजों को जहन में रखेंगे, जैसे ये पूरी लेसन की गेम आपके जहन में आ जाए। प्लैनेट और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी से यू टर्न लिया जाता है। अब रिफॉर्म्स का ऐलान किया जाता है, मॉडर्नाइजेशन का ऐलान किया जाता है। किसमें? एग्रीकल्चर में, ज़राअत में जदीद कारी का नारा दिया जाता है, रिफॉर्म्स किए जाते हैं। इंडस्ट्री में यह भी एक बड़ा सेक्टर माना जाता है एक मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करने में। इतना ही नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जदीद कार्य का ऐलान किया जाता है, नए रिफॉर्म्स किए जाते हैं। कैपिटलिज्म मॉडल को सामने रखकर प्लैनेट और स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से यू टर्न लेके, और मिलिट्री में फिर मॉडर्नाइजेशन की जाती है 1973 में। इस तरह से ये जो रिफॉर्म्स किए जाते हैं धीरे धीरे चाइना में, सोशलिस्ट कंट्री होने के बावजूद भी, कम्युनिज्म के साथ रिलेशन होने के बावजूद भी, कम्युनिज्म को मानने के बावजूद भी, ये जदीद कारी जो की जाती हैं इन बड़े 4 शोबों में, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, मिलिट्री में भी, 1973 ये चाइनीज इकोनॉमी को राइज करने में सबसे बड़ा एक अहम रोल अदा करता है। इतना ही नहीं, बाय 1978 किसी मुल्क की इकोनॉमी जब बढ़ती है तो रिफॉर्म्स एक के बाद दूसरे किए जाते हैं। एक ही रिफॉर्म पर इक्तिफा नहीं किया जाता है, क्योंकि राइज जब होता है ये धीरे धीरे होता है। इट इज बाय स्टेप्स। बाय 1978 then Chinese leader Deng Xiaoping adopted open door policy and economic reforms in China. एक पॉलिसी का ऐलान किया जाता, ओपन डोर पॉलिसी। जैसे वर्ड सी एक्सप्लेन करते हैं, दरवाजा खोला जाता है इकोनॉमी का किसी के लिए। कोई जितने भी
बैरियर्स थे उनको खत्म किया जाता है, ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया जाता है और इक्तिसादी इस्लाहात का ऐलान किया जाता है 1978 में। ओपन डोर पॉलिसी किसमें? इकोनॉमिक्स में। ये जो पॉलिसी ऐलान की जाती है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है चाइनीज इकोनॉमी का, जो राइज होता है दुनिया में चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 has been linked to its rise as a great power। जो 1978 से के बाद से जो रिफॉर्म्स किए जाते हैं चाइना की इक्तिसादी सिस्टम में, इकोनॉमी में, ये बहुत बड़े फैक्टर्स बनते हैं चाइना की इस ग्रेट पावर बनने में। इतना ही नहीं, चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग ए मार्केट इकोनॉमी। ये मार्केट इकोनॉमी को भी इंट्रोड्यूस करने में कामयाब होता है, रिफॉर्म्स एक के बाद एक किए जाते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट टोटली इबॉलिश, टोटली एब्सेंट होता है। जैसा इन्होंने पहले सब मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, लेकिन अब थोड़ी डाइवर्शन होती है, इसमें दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। इससे इसी पर इक्तिफा नहीं करते हैं, बल्कि चाइनीज लीडरशिप 1982 में, 1982 में एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन का ऐलान करती है। प्राइवेटाइजेशन को, निजकारी का ऐलान किया जाता है 1982 में। जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी उसे फिरार की राह इख्तियार की जाती है। इन 1982 एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन करने का ऐलान किया जाता है, प्राइवेटाइज किया जाता है 1982 में। इतना ही नहीं, 1998 में इंडस्ट्री को भी प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, प्राइवेटाइज किया जाता है, निजकारी का ऐलान किया जाता है। ये बाय स्टेप्स चाइना में रिफॉर्म्स होती है, पर्टिकुलरली इन द इकोनॉमिक फील्ड। नतीजा यह निकलता धीरे धीरे चाइना की जो इकोनॉमी होती है इससे एक राइज मिलता है। इतना ही नहीं, ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी तजारती रुकावटें थी उनको खत्म किया जाता है। इसका यह मतलब है कंपटीशन की राह ली जाती है, ओपन ट्रेड को एक अच्छा रास्ता दिखाया जाता है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहां पे अपने एंटरप्राइजेस क्या करते हैं, अपने एंटरप्राइजेस खड़ा करते हैं, सरमायाकारी करते हैं। According to World Bank's Purchasing Power Parity, PPP, estimated China with 1994 GDP of just under 8.3 trillion has become the second largest economy in the world after United States। 1994 में एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है और इसमें एक चाइनीज इकोनॉमी को दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर दिखाया जाता है अमेरिका के। ये इन रिफॉर्म्स का नतीजा है, आउटकम है, जो चाइनीज लीडरशिप वक्तन फवक्तन अपने मुल्क में करने में कामयाब होते हैं और धीरे धीरे मुल्क इकोनॉमिक फील्ड में आगे जाकर वर्ल्ड सीन पर एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव पावर के तौर पर उभरने में कामयाब होता है। According to Rand study, Chinese GDP was 11.3 trillion in 2010 compared
compared to 10.7 trillion for the USA. 2010 में चाइना की जो इकोनॉमी जीडीपी है ये अमेरिका की जीडीपी से आगे चला जाता है। चाइना की 11.3 ट्रिलियन जीडीपी होती है, इसके मुकाबले में अमेरिका की सिर्फ 10.7 ट्रिलियन जीडीपी मतलब मानी जाती है, तस्वीर की जाती है, एस्टिमेट की जाती है। इतना ही नहीं, चाइना की इकोनॉमी को राइज करने में इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स and is in a position to make big investments in other countries. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसके पास बहुत सारे हैं और बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी ये बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में है, सरमाया लगाने की पोजीशन में है, इन्वेस्टमेंट। इतना ही नहीं, इट इज ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का भी एक अहम मेंबर है, जो दुनिया में एक बहुत बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। ये उसका भी एक अहम मेंबर है। इतना ही नहीं, इसके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। ये थका हुआ चाइना नहीं है, अब भी वेज एंड मीन्स डिवाइस करता है अपनी इकोनॉमी को और राइज करने के लिए, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है ओवरटेक करने की। किसको? अमेरिका को। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव पावर बनने जा रहा है। कहा जा रहा है अमेरिका बहुत जल्द रिप्लेस होगा और इसकी जगह चाइना लेने जा रहा है। द कंट्री प्लान्स टू डीपन इट्स इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड शेप द फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। दुनिया का जो फ्यूचर इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसको ये शेप करने की बड़ी कोशिश कर रहा है, अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। किससे? वर्ल्ड इकोनॉमी से। इट इज एस्टिमेटेड। इन फैक्टर्स को जहन में रखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये रिफॉर्म्स कोई हाल तक लेने का नाम नहीं लेते। द प्रोसेस इज स्टिल ऑन। चाइना लीडरशिप अभी भी वेज एंड मीन्स डिवाइस करते हैं अपनी चाइनीज इकोनॉमी को, जो बहुत पावरफुल इकोनॉमी दुनिया में मानी जाती है इस वक्त भी, लेकिन इसको आगे करने में और भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये चंद रिफॉर्म जो इन्होंने किए हैं, और भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये फोरकास्ट करते हैं ये रिफॉर्म्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट चाइनीज इकोनॉमी would become the largest economy of the world by the end of 2040. कहा जा रहा है 2040 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर सामने आने वाली है, एंड विल रिप्लेस यूएसए एज ए सुपर पावर। और ये सुपर पावर यूएसए का भी जगह लेने जा रहा है चाइना। दुनिया में अमेरिका को पीछे इस वक्त भी अगर हम देखेंगे दुनियाई पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल इस वक्त भी बनता जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल, जो दुनिया में यूएन के सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया में वजूद में आया था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आपके जहन में ये बात मैं डालने की कोशिश करूंगा, चाइना उसका एक परमानेंट मेंबर है, हैविंग वीटो पावर। इस वक्त भी दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है उनमें चाइना का बड़ा हिस्सा है। वीटो पावर वाला मुल्क भी है, यहाँ से इकोनॉमी भी बहुत डेवलप हो रही है, यहाँ से ये दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती जा रही है। तीसरी तरफ से ये दुनिया का फर्स्ट ये पॉपुलस, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, फॉलोइंग एट सीरियल 1। आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला
नंबर वाला मुल्क है, इकॉनमी भी यहाँ से बढ़ती जा रही है, वीटो पावर भी है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज में बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये तमाम चीज़ों को जब हम सम अप करते हैं, हमें एक रिजल्ट मिलता है, हम एक एस्टिमेशन करने में कामयाब हो जाते हैं कि बाई 2040 ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क होगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी होगी और ये 2040 तक अमेरिका को भी रिप्लेस करने में कामयाब होगा। जैसा हमारा आज का चैप्टर था यही, चाइना एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। हमारे इस चैप्टर में 3 पावर्स ऑल्टरनेटिव के तौर पर दिए गए हैं। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर, ऑल्टरनेटिव जैसे आप जानते हैं मुतबादिल, दुनिया का पावर का रुख एक ही तरफ जा रहा था, अब इसको मोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। अब इसका हम पल्ला चाइना बनता जा रहा है, अब इसका एक हम पल्ला यूरोपियन यूनियन बनने जा रहा है, अब इसका एक हम पल्ला आसियान भी जा रहा है। लेकिन चाइना जो इकोनॉमी है इसकी राइज बहुत ज्यादा है और कहा जा रहा है यही चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के अमेरिका को रिप्लेस करने में कामयाब होगा और दुनिया में ये ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर होगा। एस्टिमेट किया जाता है बाई द एंड ऑफ 2040 ये दुनिया की सबसे अहम ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर होगा। ये चंद बातें मैंने आज आपके सामने रखी है। जो आपका क्वेश्चन बनता है आज, जिस पर आप फिर कंसंट्रेट करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो बनता है आज का, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यहाँ चाइना, डिस्कस चाइना एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बाकी चंद बातें मैंने रखी आपके सामने, इन पर आप कंसंट्रेट करेंगे, इन पर आप सोच विचार करेंगे। इसके अलावा भी आप बुक्स का भी, अपने रेफरेंस बुक्स का मुताला करेंगे और अपनी नॉलेज को आप इन्हांस करने की बड़ी कोशिश करेंगे। फिर भी हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। टीचर जैसे उसे डिलीवर करना था वैसी उसकी सलाहियत भी नहीं होती है, वैसा वो इंसाफ भी नहीं कर पाता अपनी चैप्टर से। लेकिन जितनी मेरी कैपेबिलिटी अल्लाह ने दी है, कैपेसिटी दी है, उसको इस्तेमाल करके मैंने चंद बातें अपने इस लेसन के आपके लिए, अपने इस लेसन के विद रिगार्ड टू माय लेसन आपके सामने मैंने रख ली है। बाकी चंद बातें रह चुकी होंगी, आप उनको मुताला अपनी बुक से भी करेंगे। इंशाल्लाह अगर इन बातों को भी आप याद रखने की बड़ी कोशिश करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा रेफरेंस बुक्स का, बार बार मैं कह रहा हूँ, रेफरेंस बुक्स का मुताला लाजमी है। आपको आगे जाना है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी, हायर क्लासेस में भी, जितना आप ग्रास्प आज करने की कोशिश करेंगे। बेसिक क्लासेस ही होते हैं। आप कल इस सब्जेक्ट में PG करने जा रही हूँ, अल्लाह ऐसा ही कर ले, ऐसा ही बने कि आप मुझसे भी आगे जाए, PhD स्कॉलर बने, कल आप दुनिया की बड़ी थिंक टैंक बने। लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, फिर आप इन्हीं पर और कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ज़माना आपका होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अल्लाह आपको सलामत रखे।